हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक विद माय अनदर चैप्टर जो कि है 7 चैप्टर नंबर दैट इज़ वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है, सप्लाई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है जो कि सेक्शन नंबर 15(1) प्लस सेक्शन 15(2) करते हैं। तो कुछ वैल्यू क्या करते हैं, ऐड करते हैं, कुछ लेस करते हैं फ्रॉम द सेक्शन 15(3). तीन कंडीशन देखी जाएगी, प्राइस एक्चुअली पेड या पेएबल, प्राइस सोल कंसिडरेशन है, सप्लायर और रेसिपेंट क्या है, अनरिलेटेड है। तो वैल्यू जो होगी ना वो क्या होती है, बेसिकली ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है जो कि क्या होती है, तीन कंडीशन बताई वो होती है। क्या क्या इसमें इंक्लूजन होता है, सप्लाई में हम लोग सारे टैक्स, ड्यूटीज, सेसेस, फीस चार्ज्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, ये सब हम लोग करते हैं। लेकिन इसमें अदर देन दिस एक्ट SGST, UGST, GST के अलावा सारे टैक्स जो हैं वो इंक्लूड करने हैं। फिर सेकंड है एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे इन रिलेशन टू सच सप्लाई। जो सप्लायर लाइबल है ना पे करने के लिए, वो हमको लेना पड़ेगा, बट इनकर चाहे रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ने करा है और नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस पेड और पेबल फॉर द गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ। तो यहाँ नहीं कि भले वो इंक्लूड नहीं किया हमने तो भी हमें लेना पड़ेगा। सप्लायर लाइबल है ना, भले पे रेसिपिएंट ने किया तो वो लेना पड़ेगा। यानी कि सेलिंग कमीशन जो है पेड बाय द रेसिपिएंट वो ऐड करेंगे, लेकिन बाय कमीशन नहीं करेंगे, बाइंग कमीशन नहीं ऐड करेंगे। फिर है इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस जो हैं, कमीशन, पैकेजिंग चार्ज बाय द सप्लायर टू द recipient of supply, and any amount charged for anything done by the supplier in respect of the goods in respect of the supply of goods or services or both at the time of or before the delivery of goods or services। चार्ज सप्लायर ने करा है वो हम लोग इंक्लूड करेंगे। फिर इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन, ये भी आ जाएगा। सब्सिडीज वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस वो इंक्लूड करेंगे, लेकिन एक्सक्लूडिंग द सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय CGSG वाली सब्सिडी नहीं लेनी है, ठीक है। तो सब्सिडी में क्या आ जाएगा, ये शेल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द सप्लायर वो रिसीव द सब्सिडी। फिर नेक्स्ट आता है हमें क्या एक्सक्लूड करना है, तो यहाँ पे डिस्काउंट हमें नहीं लिखना है, डिस्काउंट हमें नहीं लेना है। नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट जो हम दे रहे हैं बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई इफ सच सप्लाई हैज बीन ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई प्लस आफ्टर द सप्लाई हैज बीन इफेक्टिव। पहले तो बिफोर एट दैट टाइम अगर हमने इनवॉइस में रिकॉर्ड करा है नहीं लेना है, एंड आफ्टर सप्लाई के बाद में क्या हो रहा है, डिस्काउंट इज एस्टेब्लिश इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट एंटर इनटू एट और बिफोर द टाइम ऑफ सच सप्लाई एंड स्पेसिफिकली लिंक टू रेलेवेंट इनवॉइसेस प्लस ITC attributable to the discount on the basis of the document issued by the supplier has been reversed by the recipient। ITC जो है ना वो रिवर्स कर दिया है रेसिपिएंट ने, लेकिन कितना, उतना ही जितना एट्रीब्यूटेबल है डिस्काउंट के लिए ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट इशूड बाय द सप्लायर। तो ये समझ में आ गया। तो डिस्काउंट की क्या बात करेंगे, कब हमें उसको लेस करना है, तो मैंने बता दिया अगर डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस में शो हो रहा है तो नहीं ऐड करेंगे, लेकिन इनवॉइस में नहीं शो हो रहा है, इनवॉइस में नहीं शो हो रहा है तब हम उसको ऐड कर देंगे। और आफ्टर द सप्लाई क्या है, एग्रीमेंट देख रखा है, रिवर्स कर दिया ITC रेसिपिएंट ने, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड नहीं करेंगे, और बाकी केस में क्या हो जाएगा, डिस्काउंट ऐड हो जाएगा। फिर है सेक्शन 15(4) क्या है, वैल्यू ऑफ द सर्विसेज अगर नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं इस तरह से तो जैसे प्रिस्क्राइब किया वैसे करेंगे। एंड उसके बाद 15(5) जो है वो भी यही है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, और वो भी उस तरह से हम लोग करेंगे। उसके बाद आ जाता है कि वैल्यूएशन रूल्स आ जाते हैं कुछ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन आते हैं उसमें अलग अलग किसी भी रूल पे आ सकते हैं, कई आगे भी जगह पे उसमें मेंशन करना होता है, ईजी है। ओपन मार्केट वैल्यू क्या होता है और वैल्यू ऑफ लाइक, काइंड एंड क्वालिटी क्या होता है। पहले हम बात करते हैं ओपन मार्केट वैल्यू की। तो ओपन मार्केट वैल्यू मतलब फुल वैल्यू ऑफ मनी, लेकिन इसमें एक्सक्लूडेड टैक्सेस अंडर GST लॉज वाले नहीं लेने हैं, लेकिन फुल वैल्यू ऑफ मनी पेबल बाय पर्सन टू ऑब्टेन द सप्लाई एट द टाइम व्हेन द सप्लाई इज बीइंग मेड प्रोवाइडेड सच सप्लाई जो है। ओपन मार्केट वैल्यू मतलब कि जो भी सप्लाई हम कर रहे हैं और जो पेबल कर रहा है पर्सन, तो वो क्या है, सप्लाई इज बिटवीन अनरिलेटेड पर्सन एंड प्राइस इज अ सोल कंसिडरेशन फॉर सच सप्लाई। फिर वैल्यू ऑफ लाइक, काइंड एंड क्वालिटी क्या हो जाएगा, ओपन मार्केट वैल्यू समझ गए, लाइक, काइंड एंड क्वालिटी मतलब सप्लाई ऑफ द लाइक, काइंड एंड क्वालिटी एनी अदर सप्लाई जो सिमिलर सर्कमस्टेंस में किए हैं, जो कि क्या है, विच इज सेम, क्लोजली और सब्सटेंशियली रिसेंबल्स, सेम है, क्लोजली है, रिलेटेड है, या फिर सब्सटेंशियली रिजेंबल करते हैं रिस्पेक्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी, क्वांटिटी, फंक्शनलिटी, रेपुटेशन टू द सप्लाई बीइंग वैल्यूड। तो ये जो चीज़ है ना,
वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ द लाइक काइंड एंड क्वालिटी, मतलब कि यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी ये सब क्या है, सेम है। फिर हमारे आ जाते हैं कुछ रूल। सबसे पहले हम बात करते हैं रूल नंबर 27 की बात करते हैं। रूल नंबर 27 वहीं लगेगा जहाँ पे क्या है, वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई है, वेयर द कंसिडरेशन नॉट होली इन मनी। नॉट होली इन मनी मतलब प्राइस इज नॉट द होल कंसिडरेशन, नॉट सोल द कंसिडरेशन नहीं है, वहाँ रूल 27 लगता है। और नॉट इन मनी वहाँ पे लगता है रूल 27। तो उसमें क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो क्या होएगा, ओपन मार्केट वैल्यू होएगा। और अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं अवेलेबल है तो क्या हो जाएगा, सम टोटल ऑफ कंसिडरेशन इन मनी, या तो सम टोटल कंसिडरेशन मनी प्लस एनी फर्दर अमाउंट इन मनी एज इज इक्विवेलेंट टू द कंसिडरेशन नॉट इन मनी इफ सच अमाउंट इज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो इक्विवेलेंट जो होगी मनी के इक्वल, फर्दर अमाउंट इन मनी एज इज इक्विवेलेंट वो हो जाएगा। और अगर हमारा इन दोनों से नहीं डिटरमाइन कर रहा है तो वैल्यू ऑफ द सप्लाईज, फिर उसके बाद पहले प्रेफरेंस हमेशा ओपन मार्केट वैल्यू को देंगे, और नहीं हुआ तो क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई और गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी अगर हम देखेंगे। और अगर फिर भी हमारा डिटरमाइन नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे भाई, रूल 30 या 31 लगा देंगे। अब हमारा नेक्स्ट हो जाता है रूल नंबर 28। पहले वाला था रूल 27, रूल 28। तो रूल 28 हमारा कब लगता है, जब है ना सप्लाई रिलेटेड हो, डिस्टिंक्ट या रिलेटेड पर्सन के बीच में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन्स अदर देन थ्रू एन एजेंट। ये बात ध्यान रखना, एजेंट वाली नहीं है, क्योंकि एजेंट वाली दूसरे रूल में आती है, तो रूल 29 में। तो रूल 28 क्या है, डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन के बीच में, तो वही वैल्यू क्या होगी, ओपन मार्केट वैल्यू हो जाएगी। और अगर नहीं अवेलेबल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट काइंड लाइक काइंड एंड क्वालिटी आ जाएगा। और वो भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, रूल 30 से 31। provided where the goods are intended for further supply as such by the recipient भी further supply कर रहा है तो value at the option of the supplier, तो supplier के option पे है कि आगे वो भी supply करने वाला है, तो वो क्या हो जाएगा, amount equivalent to 90% of the price charged for the supply of goods of like kind and quality by the recipient to his customer not being a related person। यानी कि अगर वो आगे सप्लाई कर रहा है ना रेसिपिएंट भी, तो है ना सप्लायर के पास ऑप्शन है कि वो कितनी वैल्यू रहेगा, वो कितनी वैल्यू लेगा, वो लेगा 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द सिमिलर गुड्स लाइक एंड क्वाइंट, यहाँ पे बोला जाता है लाइक काइंड एंड क्वालिटी, उसका 90% लेगा। और रेसिपिएंट जो भी चार्ज होता है कस्टमर्स को, और वो कस्टमर्स क्या है, अनरिलेटेड है, मतलब नॉट बीइंग अ रिलेटेड पर्सन इस तरह से लिखा है, तो अनरिलेटेड ही क्वेश्चन में दिया होता है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 90% ऑफ द प्राइस चार्ज जो कि रेसिपिएंट करता है अनरिलेटेड कस्टमर से। और यहाँ पे ये है कि अगर एक पॉइंट है कि रेसिपिएंट को अगर एलिजिबल है, फुल आईटीसी मिल रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, अगर रेसिपिएंट को फुल आईटीसी मिल रहा है तो वैल्यू डिक्लेयर्ड जो इनवॉइस में डिक्लेयर हो गई है ना वैल्यू, उसको ही हम लोग क्या कर लेंगे, ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज मान लिया जाएगा। ये हो गया। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट और आता है। सेकंड पॉइंट ये है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय सप्लायर टू अ रेसिपिएंट हु इज़ अ रिलेटेड पर्सन। अगर उसने दी है कॉर्पोरेट गारंटी टू एनी बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी भी रेसिपिएंट के बिहाफ पे, तो उस सर्विसेज की क्या हमारी वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी डीम टू बी 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ द गारंटी ऑफर्ड, 1% ऑफ द गारंटी और एक्चुअल कंसिडरेशन, जो भी हमारी हाई है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। तो सप्लायर रिलेटेड पर्सन को कॉर्पोरेट गारंटी दे रहा है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है रूल नंबर 29 जो कि सप्लाई टू प्रिंसिपल एजेंट है, यानी कि वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सप्लाई गुड्स मेड और रिसीव थ्रू एन एजेंट। तो यहाँ पे गुड्स की बात हो रही है पहले कि यहाँ पे गुड्स की सप्लाई की वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स बिंग सप्लाई और एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर, वही हो जाएगा 90% ऑफ द प्राइस चार्ज। सेम चीज़ मैंने बताई थी, 90% वाली जब बात आएगी, मतलब 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द लाइक काइंड एंड क्वालिटी goods by the recipient to the customer which are not related and where the goods are intended for further supply। recipient अगर further supply करता है तो 90% ऑफ द प्राइस चार्ज ले लो लाइक काइंड एंड क्वालिटी का। और अगर इन दोनों से नहीं होता है तो लास्ट में हमारा रूल यहाँ पे आ जाता है 30 और 31, दोनों मेंबर को देखना पड़ता है। अब यहाँ पे है ना एग्जाम्पल है, अ प्रिंसिपल सप्लाइज ग्राउंड नट्स टू इट्स एजेंट, और एजेंट इज सप्लाइंग ग्राउंड, एजेंट जो है वो भी सप्लाई कर रहा है ग्राउंड नट्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी एट अ प्राइस ऑफ 5000 रुपीज़ पर क्विंटल ऑन द डे ऑफ द सप्लाई। ठीक है, वो 5000 पर डे में कर रहा है, पर क्विंटल ऑन द डे। और अनदर इंडिपेंडेंट सप्लायर है जो कि लाइक काइंड एंड क्वालिटी इसी एजेंट को दे रहा है, वो किससे पे दे रहा है, एट अ प्राइस ऑफ 4500 रुपीज़ पर क्विंटल। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई,
that shall be 4,550 rupees per quintal, or where he exercise the option तो वो क्या हो जाएगी 90% of the 5,000 rupees, that is 4,500 rupees per quintal. यहाँ पे क्या हो गया, वैल्यू जो सप्लाई है, मतलब कि जो वो प्रिंसिपल एजेंट को दे रहा है उसका तो क्या ले लेंगे 90% ऑफ दी 5,000 ले लेंगे, यानी कि 4,500 होता है, या फिर जो इंडिपेंडेंट सप्लायर दे रहा था 4,550 रुपीज़, तो इन दोनों में से क्या लेगा भाई, सप्लायर तो लोअर ही लेना चाहेगा ना वैल्यू अपनी, तो लोअर क्या है यहाँ पे 4,500, 4,500, तो हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी वैल्यू 4,500. चलो रूल नंबर 30 की इतनी बातें कर रहे हैं, तो 30 ही तो हमारे यहाँ बात करता है कि वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सप्लाई बेस्ड ऑन कॉस्ट. कॉस्ट में अगर हम बात करें, पहले के मेथड नहीं हो रहे, तो वो क्या हो जाएगा 110 ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर या फिर एक्विजिशन, PMA प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर एक्विजिशन की कॉस्ट है उसका 110%. और रूल नंबर 31 जो है वो रेजिडुअल मेथड है, जो कि बेस्ट जजमेंट मेथड भी जिसे हम लोग को कहा जाता है, वो है कि सप्लायर ऑफ गुड्स नीड्स टू सिक्वेंशियली फॉलो, हम लोग करते हैं रूल 27 से 30 बिफोर द वैल्यू एंड गुड्स. अगर वहाँ से नहीं होता है तो ये हमारा क्या आ जाता है, बेस्ट जजमेंट मेथड आ जाता है. तो ये हमारा रूल नंबर 31 है. लेकिन सर्विस प्रोवाइडर जो है उनके पास ऑप्शन होता है कि वो सर्विसेज को रूल 30 या 31 से करें आफ्टर सिक्वेंशियली फॉलोइंग द रूल्स 27 to 29. यानी कि यहाँ पे क्या है, सप्लायर जो होता है ना, वो है ना रूल नंबर 31 ही नहीं, उसके बाद ऑप्शन है कि वो 30 से करना चाहे कि 31 से करना चाहे. तो रेसिडुअल मेथड जो है उसमें क्या होता है कि वैल्यू यूजिंग रीजनेबल मीन्स विच इज़ कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स एंड जनरल प्रोविजंस. तो यहाँ पे हमारी, अगर मैं समरी की बात करूँ, तो रूल नंबर 27 जो हमारा था, वहाँ पे क्या था, ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, कैश एंड काइंड ले लो, और लाइक काइंड एंड क्वालिटी देख लो, नहीं हुआ तो फिर क्या देख लो, रूल 30 या 31. रेफरेंस सबसे पहले किसको देनी है, ओपन मार्केट वैल्यू की. तो रूल नंबर 27 था कि जहाँ पे प्राइस नॉट होली इन मनी है. रूल 28 क्या था, डिस्टिंग और रिलेटिव पर्सन के बीच में. और रूल 29 था एजेंट वाली बात जो थी वो थी. अब हमारा बात आ जाती है कि कुछ नोटिफाइड सर्विसेज हैं, नोटिफाइड सप्लाईज हैं हमारी, तो वहाँ पे क्या हमारा रूल लगेगा. वहाँ पे क्या है कि अलग से हम लोग को चीज़ देखनी पड़ती है. रूल नंबर 31A है, 31B है, 31C है. 31A क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग और हॉर्स रेसिंग. अगर सप्लाई ऑफ लॉटरी जो है वो ऑर्गेनाइजिंग स्टेट ने करी है, लॉटरी के केस में क्या होगी, ऑर्गेनाइजिंग स्टेट मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट जो लॉटरी कंडक्ट करता है आइदर इन इट्स ओन टेरिटरी और सेल्स इट्स टिकट्स इन द टेरिटरी ऑफ एनी अदर स्टेट में वो बेचता है. तो जो भी हायर ऑफ द टू अमाउंट्स है उसको डीम्ड एज सी वैल्यू मान लेंगे. हायर ऑफ द टू क्या है, 100 डिवाइड बाय 128 ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ टिकट, या फिर 100 डिवाइड बाय 128 ऑफ द प्राइस एज नोटिफाइड इनटू ऑफिशियल गजेट बाय द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट. तो इन दोनों में से जो हायर हो गया वो सप्लाई वैल्यू. फिर उसके बाद सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम है इन द फॉर्म ऑफ चांस टू विन, यानी कि यहाँ पे आ गया कि बैटिंग, गैमलिंग, हॉर्स रेसिंग एंड रेस क्लब. तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द बैट है, 100% ऑफ द फेस वैल्यू ले लेंगे, या फिर अमाउंट पे टू द टोटलाइजेटर वो हो जाएगा. 31B की बात करें, वैल्यू ऑफ सप्लाई इनकी, तो ऑनलाइन गेमिंग और इंक्लूडिंग द ऑनलाइन मनी गेमिंग, इसमें क्या हो जाएगा. तो यहाँ पे हम बात करें तो सप्लाई ऑफ ऑनलाइन गेमिंग जो है, इसमें सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स जिसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग भी आता है. तो टोटल अमाउंट पेड और पेबल टू और डिपॉजिट विद द सप्लायर बाय वे ऑफ मनी और मनी इज वर्थ, जो भी हमने डिपॉजिट करा, पेड, पेबल है, इंक्लूडिंग वर्चुअल डिजिटेड एसेट, बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द प्लेयर, किसी ने भी किया, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे वैल्यू सप्लाई हो जाएगा. और एनी अमाउंट जो भी हमने रिटर्न करा, रिफंडेड बाय द सप्लायर टू द प्लेयर, जिस भी प्लेयर जो खेल रहा है उसको रिटर्न किया, रिफंड किया फॉर एनी रीजन, इंक्लूडिंग प्लेयर नॉट यूजिंग द अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड विद द सप्लायर फॉर पार्टिसिपेटिंग, दैट शैल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग. तो वापस से हम लोग क्या है उसको डिडक्ट नहीं करेंगे, भले ही चाहे वो अमाउंट रिटर्न है, रिफंड है, या फिर जो प्लेयर जो है वो यूज़ नहीं कर रहा है, अमाउंट पेड या डिपॉजिट आपने सप्लायर को दे दिया, तो वो बस उसका हो गया, वो आपको वापस डिडक्ट नहीं करना है. तो ये बात ध्यान रखना है कि डिडक्ट नहीं करेंगे, और जितना हमने पेड, पेबल, डिपॉजिट कर दिया सप्लायर से वो हमारी वैल्यू आ जाए. 31C है एक्शनेबल क्लेम्स इन केस ऑफ कसिनो. सी से क्या हो जाएगा, कसिनो, एक्शनेबल क्लेम्स इन कसिनो. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट पेड और पेबल बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द प्लेयर, बाय द प्लेयर और ऑन बिहाफ ऑफ द प्लेयर. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर द परचेज ऑफ टोकन्स, चिप्स, कॉइन्स, टिकट्स, TTCC, टोकन, चिप्स, कॉइन, टिकट्स,
जो भी हैं फॉर यूज़ इन कसिनो और पार्टिसिपेटिंग इन एनी इवेंट, जो कि गेम है, स्कीम, कॉम्पिटिशन, एनी अदर एक्टिविटी प्रोसेस इन द कसिनो है, जहाँ पे कि क्या है टोकन चिप्स TTCC जो भी हैं दे आर नॉट रिक्वायर्ड। तो यानी कि यहाँ पे भी सेम चीज़ आ जाएगा, जो भी अमाउंट हमारा रिटर्न है, रिफंडेड है बाय द कसिनो टू द प्लेयर है, कोई भी वो रिटर्न कर रहा है अमाउंट को, तो दैट शैल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ द एक्सटेनेबल क्लेम्स। ठीक है, कोई भी रिटर्न कैसे कर रहा है ऑन रिटर्न ऑफ टोकन TTCC, जो भी है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पे अगर हम बात करें कि अमाउंट रिसीव्ड बाय द प्लेयर बाय विनिंग एनी इवेंट, कोई भी अगर है ना इवेंट हुआ, गेम, स्कीम, कॉम्पिटिशन, एक्टिविटी प्रोसेस, उससे प्लेयर जीत रहा है, विच इज यूज फॉर प्लेइंग बाय द सेड प्लेयर इन अ फर्दर इवेंट विदाउट विदड्रॉइंग फर्दर प्लेयर कर रहा है, फर्दर इवेंट खेल रहा है, दैट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज द अमाउंट पेड टू और डिपॉजिट विद द सप्लायर ऑन बिहाफ ऑफ द सेड प्लेयर। तो जो हमने अमाउंट जीता वही हम लोग वापस यूज़ कर रहे हैं फर्दर इवेंट के लिए, तो उसको हम लोग वापस से ऐड नहीं करेंगे एंड दैट शैल नॉट बी द अमाउंट पे टू द सप्लायर, उसको नहीं इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे जो रूल्स आते हैं वो आ जाएंगे सर्टेन सप्लाईज के बारे में। रूल नंबर 32 पे आते हैं। फर्स्ट है हमारा मनी चेंजिंग की बात करें। मनी चेंजिंग मतलब कि डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ सर्विस ऑफ परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग। परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या है, दो मेथड्स हमारे आते हैं। तो पहले मेथड की मैं बात करूँ तो पहले मेथड में भी क्या है, दो केस आते हैं और फिर है हमारा मेथड 2। तो फर्स्ट मेथड यहाँ पे ये है कि ट्रांजैक्शन, जहाँ पे क्या है वन ऑफ द करेंसी जो एक्सचेंज कर रहे हैं वो अगर इंडियन रुपीज़ है, वो हमारा केस 1 है। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यू सप्लाई हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन बाइंग रेट और सेलिंग रेट ऑफ करेंसी एंड RBI रेफरेंस रेट फॉर दैट करेंसी एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज। जो भी डिफरेंस होगा बाइंग सेलिंग रेट में या RBI रेफरेंस रेट जो भी है, दैट शैल बी मल्टीप्लाई बाय द टोटल यूनिट्स ऑफ द फॉरेन करेंसी। हाउएवर अगर RBI रेफरेंस रेट जो है वो नहीं अवेलेबल है, तो वैल्यू सप्लाई क्या हो जाएगा, 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ द इंडियन रुपीज़ प्रोवाइडेड और रिसीव बाय द पर्सन विच इज चेंजिंग द मनी, हु इज चेंजिंग द मनी। ये आ जाएगा हमारा 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंडियन रुपीज़ ध्यान रखना क्योंकि इंडियन रुपीज़ है। फिर हमारा है नेक्स्ट केस 2 है, जहाँ पे क्या है ट्रांजेक्शन वेयर नाइदर ऑफ द करेंसीज जो भी हमने एक्सचेंज करी वो इंडियन रुपीज़ है ही नहीं। अब क्या करें, तो जहाँ पे नाइदर ऑफ द करेंसीज एक्सचेंज इज इंडियन रुपीज़, तो हम लोग क्या लेंगे, 1% ऑफ द लेसर ऑफ द टू अमाउंट्स लेंगे। द पर्सन चेंजिंग द मनी वुड हैव रिसीव 1% ऑफ द लेसर ऑफ द टू अमाउंट, जो भी पर्सन रिसीव कर रहा है, जो चेंजिंग द मनी वुड हैव रिसीव बाय कन्वर्टिंग एट द RBI रेफरेंस रेट एट एनी ऑफ द टू करेंसीज इन इंडियन रुपीज़। तो जो भी लेसर अमाउंट आएगा इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेगा उनको RBI रेफरेंस रेट से, तो देखेगा जो भी लेसर आ रहा है तो उसका 1% ले लेंगे। मेथड 2 है हमारा रूल 32(2)(b) है। मेथड 1 तो था रूल 32(2)(a) और ये है रूल 32(2)(b)। अब यहाँ पे क्या है कि परसेंटेज वगैरह लगता है, तो करेंसी एक्सचेंज अगर अप टू 1 लाख रुपीज़ है, इंडियन रुपीज़ की बात हो रही है, अगर करेंसी एक्सचेंज अप टू 1 लाख रुपीज़ है इंडियन रुपीज़, तो कितना हो जाएगा, 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ द करेंसी एक्सचेंज। ग्रॉस अमाउंट ही यहाँ देख रहे हैं, 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ द करेंसी एक्सचेंज या फिर 250 विच एवर इज हायर। 250 रुपये तो लो कम से कम, तो मिनिमम 250, 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट, इन दोनों में से जो भी हायर है वो लेंगे। फिर है एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा और अप टू 10 लाख रुपये तक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 प्लस 0.5% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ द करेंसी एक्सचेंज, जितना भी 1 लाख से ज़्यादा है, 1 लाख से जितना भी ज़्यादा हुआ और अप टू 10 लाख तक है, तो हम लोग को वहाँ पे ये देखना है कि 0.5% कितना, मतलब वो ज़्यादा है। 1 लाख से जितना भी ज़्यादा है उसका 0.5% लेंगे, 1000 प्लस 0.5%। फिर अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 5500, वो कैसे आया, पहले का 1000 तो था, वो था ही था। फिर उसके बाद जो एक्सीडिंग 1 लाख से 10 लाख है उसके बीच में कितने होता है, 9 लाख है, तो 9 लाख का हम लोग कितना परसेंट ले लेंगे, 0.5%, दैट इज 4500। तो 1000 प्लस 4500 तो ये हो गया, नहीं याद है तो भी मैं तो कैलकुलेशन बता रही हूँ। एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज़ हो गया तो मतलब कितना हो जाएगा, 5500, 5500 प्लस यहाँ पे ले लेंगे 0.1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट, जितना भी 10 लाख रुपए से ज़्यादा है। और यहाँ पे हमने कह दिया कि बस शांत हो जाओ, 60,000 और 60,000 मतलब विच एवर इज लोअर, यानी कि 5500 प्लस 0.1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट, जितना भी 10 लाख से ज़्यादा है, और 60,000 विच एवर इज लोअर। यहाँ पे लोअर लेंगे, मतलब 60,000 क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो ये हमारा पूरा था मनी चेंजिंग के बारे में, जिस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, MCQ वगैरह भी दिख जाएंगे, रट लो इसको बढ़िया से। फिर है हमारा एयर ट्रैवल एजेंट है।
एयर ट्रैवल एजेंट में देखो, अगर डोमेस्टिक बुकिंग्स हैं, और डोमेस्टिक बुकिंग तो पैसेज फॉर ट्रैवल बाय एयर है, और एक है इंटरनेशनल बुकिंग्स हैं। अब क्या है कि इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, इतने परसेंटेज जगह जगह होते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस हम लोग लगा लेंगे याद करने के लिए, तो किस पे ज़्यादा हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई हम कहाँ लेंगे? ऑफकोर्स इंटरनेशनल में ज़्यादा लेंगे, मतलब परसेंटेज वहाँ का ज़्यादा होगा। तो डोमेस्टिक बुकिंग्स है तो वहाँ कितना ले लेंगे? 5% ऑफ द बेसिक फेयर ले लेंगे। इंटरनेशनल बुकिंग्स है तो वहाँ कितना ले लेंगे? 10% ऑफ द बेसिक फेयर लेंगे। थर्ड है हमारा लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है। अगर उसमें पॉलिसी विद डुअल बेनिफिट्स हैं, रिस्क कवरेज भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, तो टैक्सेबल वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? जो भी ग्रॉथ ग्रोथ प्रीमियम चार्ज है लेस अमाउंट जो हमने इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स के लिए लिखा है, सच जो भी हमारा एलोकेशन जो है ना इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स का, दैट इज इंटीमेटेड टू द पॉलिसी होल्डर एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रीमियम। बता दिया तो वो लेस कर देंगे। तो ये तो वो था रिस्क कवरेज और इन्वेस्टमेंट जहाँ पे दोनों साथ में। सेकंड है सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी अगर है, सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी का टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा 10% ऑफ द सिंगल प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर, जहाँ पे एलोकेशन और इन्वेस्टमेंट जो मतलब एलोकेशन फॉर इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स है दैट इज नॉट इंटीमेटेड टू द पॉलिसी होल्डर। अदर केसेस में क्या हो जाएगा? सिंगल प्रीमियम वाले के लिए कम परसेंटेज दिया, 10% दिया। अदर केस में क्या हो जाएगा? 25% ऑफ द प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर इन द फर्स्ट ईयर एंड 12.5% ऑफ द प्रीमियम चार्ज फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स। फिर आ जाएगा पॉलिसी जिसमें सिर्फ रिस्क कवर कर रहे हैं, तो उसको छोड़ दो, कोई परसेंटेज लगाना ही नहीं है, वहाँ पे हो जाएगी टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगी? एंटायर प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर। ये हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा मार्जिन स्कीम क्या होती है? मार्जिन स्कीम क्या होती है? मार्जिन स्कीम मतलब टैक्सेबल सप्लायर जो प्रोवाइड करी है, जो कि पर्सन क्या करता है? डील करता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स की करता है। सेकेंड हैंड गुड्स मतलब कि यूज गुड्स एट सच और आफ्टर सच माइनर प्रोसेसिंग है विच डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ द गुड्स। नेचर ऑफ द गुड्स नहीं बढ़ना है पर वो है सेकेंड हैंड है। तो यहाँ पे आ जाएगा अगर वेयर नो आईटीसी हैज़ बीन अवेल्ड ऑन द परचेज ऑफ द गुड्स, कोई आईटीसी नहीं लिया है तो सप्लायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द परचेज प्राइस। एंड वेयर द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई क्या है? नेगेटिव है, तो भाई उसको छोड़ दो, नेगेटिव को क्या है तुम सप्लाई करोगे। सेकंड है परचेज वैल्यू ऑफ द गुड्स, जो कि हमने रीपर्चेस करा है फ्रॉम अ डिफॉल्टिंग बोरोवर, जिससे लोन लिया था पैसा नहीं दिया, तो वो रजिस्टर भी नहीं है, डिफॉल्टिंग बोरोवर है, तो फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी ऑफ लोन और डेट, तो हम लोग क्या करेंगे? इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई डीम टू बी द परचेज प्राइस ऑफ सच गुड्स। परचेज प्राइस जो है गुड्स की वो रिड्यूस बाय 5% पॉइंट्स फॉर एवरी क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ between the date of purchase and the date of disposal by the person making such repossession। नेक्स्ट है हमारा वाउचर्स क्या होते हैं? वाउचर्स की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू ऑफ अ टोकन, वाउचर, कूपन, स्टैम्प, पोसेज स्टैम्प के अलावा उसकी बात नहीं कर रहे हैं, विच इज रिडीमेबल अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ, तो वो क्या हो जाएगी? इक्वल टू द मनी वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच इज रिडीमेबल अगेंस्ट दी सच टोकन, यानी कि मनी वैल्यू जो रिडीमेबल है ना अगेंस्ट सच टोकन, वाउचर जो भी है, वही हमारी वैल्यू हो जाएगी। रूल नंबर 33 पे आते हैं, जो कि क्या है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ प्योर एजेंट। सर्विसेज की बात हो रही है और प्योर एजेंट की बात हो रही है। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, पहले मैं बता दूं प्योर एजेंट क्या होता है। प्योर एजेंट मतलब कि ऐसा पर्सन मीन्स अ पर्सन हु एंटर्स इनटू कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट विद द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट इसने किया है to act as a pure agent to incur the expenditure cost in the course of supply of goods and services of both। सेकेंड है कि neither intends to hold nor hold any title to the goods or services so procured or supplied as pure agent। कोई वो टाइटल होल्ड नहीं करता है। थर्ड, does not use for his own interest such goods and services procured plus he receive only the actual payment incurred to procure such goods and services in addition to the amount received for the supply he provides on its own account। तो वो बस क्या है, एक्चुअल अमाउंट ही रिसीव करता है। तो यानी कि जो भी एक्सपेंडिचर और कॉस्ट है इनकर्ड करा है बाय द सप्लायर एज अ प्योर एजेंट ऑफ द रेसिपेंट, तो वो क्या करेंगे कि एज अ प्योर एजेंट वो कर रहा है ना, तो वो एक्सक्लूड करेंगे फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर सारी कंडीशन, ये तीन कंडीशन जो भी हैं वो सेटिस्फाई हो रही है। पहला ये है कि सप्लायर एक्ट एज ए प्योर एजेंट फॉर द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई व्हेन ही मेक्स द पेमेंट टू द थर्ड पार्टी ऑन ऑथराइजेशन बाय सच रेसिपिएंट। प्योर एजेंट है वो और पेमेंट अगर वो कर रहा है टू थर्ड पार्टी और ऑथराइज करा है रेसिपेंट ने, फिर पेमेंट जो कर रहा है ना प्योर एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिपेंट दैट हैज बीन सेपरेटली इंडिकेटेड इन द इनवॉइस दैट इज इशूड बाय द प्योर एजेंट टू द रेसिपेंट ऑफ सर्विस, प्लस जो सप्लाईज प्रोक्योर करे हैं प्योर एजेंट ने फ्रॉम द थर्ड पार्टी एज ए प्योर एजेंट ऑफ द रेसिपेंट ऑफ सप्लाई, जो भी सप्लाई हमने प्रोक्योर करे हैं दैट आर इन एडिशन टू द सर्विसेज ही सप्लाइड ऑन दी ओन अकाउंट। ओन अकाउंट के अलावा वो कर रहा है, तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये क्या करेंगे, हम जो प्योर एजेंट की सर्विसेज है वो एक्सक्लूड करेंगे फ्रॉम दैट, नहीं लेनी है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है,
तीन कंडीशन क्या हो गई, प्योर एजेंट जो है वो पेमेंट कर रहा है थर्ड पार्टी को ऑथराइजेशन पे, इनवॉइस में सेपरेटली इंडिकेट भी किया है जो भी पेमेंट किया है उससे ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, एंड जो भी सप्लाईज है वो क्या है कि एज ए प्योर एजेंट फ्रॉम दी मतलब लिए गए हैं इन एडिशन टू द सप्लाईज ऑन इट ओन अकाउंट। रूल नंबर 34 की मैं बात करूँ, रेट ऑफ एक्सचेंज क्या लेंगे, गुड्स के लिए क्या लेंगे, रेट नोटिफाइड बाय दी CBIC ऑन द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, और सर्विसेज के लिए क्या लेंगे, रेट एज पर GAAP गाप ऑन दी डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। फिर हम बात करते हैं कि 2-3 पॉइंट और रह गए हमारे, जो कि है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एयरपोर्ट डिवाइस कलेक्टेड बाय द एयरलाइंस एज प्योर एजेंट। तो सर्विसेज जो देता है ना एयरपोर्ट ऑपरेटर देता है, किसको देता है, पैसेंजर्स को अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ यूज़र डेवलपमेंट फ़ी, पैसेंजर डेवलपमेंट फ़ी, तो GST उस पर लगता है। और जो ये यूज़र डेवलपमेंट फ़ी USF और पैसेंजर डेवलपमेंट फ़ी PSF है, तो वो क्या है कि आर कलेक्टेड बाय द एयरलाइंस कलेक्ट करता है उसको पैसेंजर से एज एन एजेंट, एंड दैट इज़ नॉट अ कंसिडरेशन फॉर सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एयरलाइंस। तो एयरलाइंस रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है पेमेंट फॉर GST के लिए इन पे, लेकिन एयरलाइन को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी प्योर एजेंट की कंडीशंस। इट इज़ अ लाइसेंसी, एयरपोर्ट ऑपरेटर जो है ना वो लायबल है GST पे करने के लिए। तो जो एयरलाइन एक्टिंग क्या कर रहा है प्योर एजेंट है वो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एयरलाइंस जो है प्योर एजेंट के लिए उसको सेपरेटली इंडिकेट करना पड़ेगा एक्चुअल अमाउंट ऑफ PSF एंड UDF, and also the GST payable on the PSM and UDF by the airport licensee, जो वो GST पे कर रहे हैं, in the invoice issued by the airlines to the passengers, सेपरेटली इंडिकेट करो। और दूसरा ये है कि एयरलाइंस शेल नॉट टेक ITC ऑफ द GST पेबल, ITC ये नहीं लेगा क्योंकि ये पे ही नहीं कर रहा तो क्यों लेगा, तो एयरलाइन शेल नॉट टेक ITC ऑफ द GST पेबल, एंड एयरलाइन जो है वो रिकवर ओनली द एक्चुअल PSF एंड UDF एंड GST पेबल बाय द एयरलाइन ऑपरेटर। तो ये वही चीज़ क्या करेगा, रिकवर करेगा, और जो भी रिकवर कर रहा है दैट शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द सप्लाई विच इज़ मेड बाय द एयरलाइंस टू इट्स पैसेंजर्स। और ITC लेगा कौन, द रजिस्टर्ड पैसेंजर्स जो हैं, जो अल्टीमेट रेसिपेंट हैं ऑफ द एयरपोर्ट सर्विसेज, वो ITC ले सकते हैं GST जो भी पे किया है PSF और UDF पे ऑन द बेसिस ऑफ प्योर एजेंट्स इनवॉइस विच इज़ इशूड बाय द एयरलाइन टू देम। फिर है 2 पॉइंट और रह गए हैं, एक है नो क्लेम बोनस permissible as deduction under section 15(3)(a) for the purpose of calculation of value of supply of the insurance services, जो कि इंश्योरेंस कंपनी देती है इंश्योर्ड को, उसके बारे में। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात करें तो नॉट इंक्लूड डिस्काउंट, जो कि क्या है, अगर उसको इनवॉइस में रिकॉर्ड कर लिया है तो उसको हम लोग नहीं इंक्लूड करते हैं बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई हम दिया जा रहा है। तो यानी कि इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो डिस्क्लोजर देती हैं इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में। तो NCB जो है नो क्लेम बोनस जो है वो परमिसिबल डिडक्शन भी है। तो GST shall be levied on the actual insurance premium amount payable by the policy holders to the insurer after deduction of the NCB mentioned on the invoice। तो ऑफकोर्स उसको डिडक्शन मिलता है, तो GST जो है वो किस पे लगेगा, एक्चुअल प्रीमियम अमाउंट है उस पे, एंड आफ्टर डिडक्शन ऑफ द NCB, मतलब ये एक तरह से डिस्काउंट मिल गया। सेकेंड पॉइंट है, एक और लास्ट है ये, जो इंसेंटिव पे किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू एक्वायरिंग बैंक्स अंडर द इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ द रुपे डेबिट कार्ड्स एंड लो वैल्यू भीम UPI ट्रांजेक्शंस। तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट पे करती है एक्वायरिंग बैंक्स को एज एन इंसेंटिव, एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ रुपे डेबिट कार्ड्स ट्रांजेक्शन और लो वैल्यू ट्रांजेक्शन अप टू ₹2000। तो ये जो पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट्स हैं वहाँ पे क्या करते हैं, प्रोहिबिट्स बैंक्स एंड सिस्टम प्रोवाइडर्स फ्रॉम चार्जिंग एनी अमाउंट फ्रॉम अ पर्सन मेकिंग और रिसीविंग पेमेंट थ्रू रुपे डेबिट कार्ड्स और भीम UPI। तो वो लोग तो नहीं चार्ज कर सकते हैं, एंड जो सर्विस सप्लाई कर रहा है एक्वायरिंग बैंक्स इन द डिजिटल पेमेंट सिस्टम in case of transactions through RuPay या भीम UPI, there is the same service as they provide in the case of transactions through any other card or mode of digital payment। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस यही है कि जो कंसिडरेशन फॉर सच सर्विस है दैट इज इंस्टेड ऑफ बीइंग पेड बाय द मर्चेंट और द यूज़र ऑफ द कार्ड, तो जो भी कंसिडरेशन है वो उनसे तो चार्ज नहीं कर सकता ना फ्रॉम अ पर्सन, तो वो क्या है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग पेड बाय द मर्चेंट और द यूज़र ऑफ द कार्ड दैट इज पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव, गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव दे रही है, बट इट इज़ नॉट अ कंसिडरेशन पेड बाय CG फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विस बाय द एक्वायरिंग बैंक टू द CG को तो कोई सर्विसेज नहीं दी है।
सीजी को कोई सर्विसेज नहीं दी है तो एक तरह से ये सब्सिडी हो गई। तो ये क्या हो गई, सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस ऑफ सर्विस। तो ये क्या है, नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, और ये टैक्सेबल नहीं होगी। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। तो ये क्या है, इंसेंटिव बाय सीजी है, जो कि मर्चेंट या यूजर ऑफ द कार्ड देता, लेकिन यहाँ पे सीजी ने दे दिया। बट दैट इज नॉट अ कंसिडरेशन बाय द सीजी फॉर द सर्विस ऑफ विच इज सप्लाइड बाय द एक्वायरिंग बैंक टू सीजी। इसको हमको इंक्लूड नहीं करना है और ये टैक्सेबल वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा, ये टैक्सेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर नंबर 7 वैल्यू ऑफ सप्लाई खत्म होता है। एंड नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, दैट इज चैप्टर 8 इनपुट टैक्स क्रेडिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस ऑडियो। अगर आपको ये रिवीजन ऑडियोज पसंद आ रहे हैं सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे कि मुझे में मोटिवेशन मिलेगा। और रिवीजन ऑडियोज मुझे लगता है काफ़ी हेल्पफुल हैं। आप कहीं पे भी बैठे हों, एक बार में ऐसे ही तुरंत रिवाइज कर सकते हैं, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पे भी बैठे हैं, ईयरफोन्स लगाया या नॉर्मली भी, तो काफ़ी हेल्प मिलती है इससे।